अच्छा, बाकी जिन लोगों ने ऑन नहीं की है कैमरा, उन्हें दिख पा रहा है ये? मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। ओके, तो कैमरा भी ऑन कर लो यार। आई विल फील गुड कि मैं किसी को पढ़ा रही हूँ। सिर्फ 2 ही जने दिख रहे हैं मुझे। अच्छा, ना आप लोग जब तक ये आप लोगों को दिख रहा है ना, एक बार इसे नोट डाउन कर लो। फिर आगे की क्लास प्रोसीड करते हैं। थोड़ा रिवाइज भी करते हुए चलेंगे, अभी तक जो पढ़ा है। मैं अंकित से और विजेता जी से पूछूंगी, ठीक है? विजेता जी, आपको ये समझ में नहीं आए तो मेरे को बता देना, मैं इसका हिंदी में अनुवाद भेज दूंगी आपको। मैम ऐसा कुछ नहीं है। है ना? हो जाएगा वैसे। हाँ, नहीं हो जाएगा ना? मैम, हिंदी ज्यादा टिपिकल है वैसे। हाँ, सच में। मैं तो सच कह रही हूँ, हिंदी बहुत डिफिकल्ट है। हम ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट करते हैं। बहुत डिफिकल्ट है, हमें पता है। बोलना आसान है, लिखने के टाइम पे बहुत नानी अम्मा याद आ जाती है। ये सिचुएशन हो जाती है। आप लोग लिख लो, फिर मेरे को बताना, फिर अपन लेक्चर स्टार्ट करेंगे। अच्छा, चलिए, जब तक है ना, साथ के साथ रिवाइज भी करते चलते हैं। विजेता जी, मुझे बताइए सेक्शन 5 क्या कहता है? फॉरेन कोड। हाँ, एप्लीकेशन टू रेवेन्यू कोड सीपीसी का, तो वो किस सेंस में है? फॉरेन कोड एंड जजमेंट। हाँ, फॉरेन कोड एंड जजमेंट। नहीं नहीं, मैं पूछ रही हूँ सेक्शन 5 क्या कहता है? अच्छा, सब क्लोज नहीं पूछ रहे आप, सेक्शन 5 पूछ रहे हाँ, हैं। सेक्शन 5 क्या है वो पूछ रही हूँ मैं। वो मैम सेक्शन 5 है, एप्लीकेशन ऑफ ये द कोड ऑफ रेवेन्यू कोड्स। तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट कहती है कि ये पर्टिकुलर स्पेशल जो अनेक्टमेंट होते हैं, तो मतलब स्पेशल जो लॉ है उनके ऊपर ये मतलब चलेगा। बिल्कुल। इसके अलावा मैम इसका एक सब क्लोज 2 भी है, वो मुझे मतलब हाँ, कम वो क्या लर्न है। कहता है? वो लर्न नहीं है। वो लर्न नहीं करना है, बस ये पता होना चाहिए सब क्लॉज 2 में रेवेन्यू कोड्स को डिफाइन कर रखा है। वो टर्म वहां पे दे रखी है कि ये टर्म जो है रेवेन्यू कोड की दे रखी है, उस हिसाब से लर्न अपन को कुछ भी नहीं करना है। कल को अपन को प्री में पूछ लिया जाए तो अपन को पता होना चाहिए कि रेवेन्यू कोड यहाँ डिफाइन करा हुआ है सीपीसी में। तो ठीक उसी है। एप्लीकेशन को देखते हुए, जब सीपीसी की एप्लीकेशन होगी रेवेन्यू कोड में,
तो वो कैसे रेफर की जाएगी क्लॉज 2 के हिसाब से, उस सेंस में, है ना? ओके मैम। ठीक है। अच्छा अंकित अब आप बताओ मुझे एप्लीकेशन ऑफ सीपीसी के प्रोविजंस कौन-कौन से गवर्न है? क्या हुआ? सुनाई नहीं दिया? अंकित? अंकित देख पा रहे हो? मैम अंकित कोई है नहीं शायद। सॉरी अंकित क्या अजय सॉरी अजय। आई एम सो सॉरी मैं जी मैम। सॉरी। हाँ अजय सॉरी हाँ अजय बताओ एप्लीकेशन ऑफ सीपीसी। सॉरी मैं इतनी देर से सोची मैंने ये रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रहा? मेरे को लगा मैम आप पूछ रहे हो कि अंकित, मैं भी सोच रहा अंकित कौन है, अंकित बोल क्यों नहीं रहा कुछ। सो सॉरी मैं भूल गई। हाँ बताइए। जी मैम, सबसे पहले तो सेक्शन 1 जो कहता है वो कहता है कि नागालैंड के जो ट्राइबल एरियाज हैं उन पे ये गवर्न नहीं करेगा, जो कि पैरा 20 शेड्यूल 6 में दिए गए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में। और इसके बाद भी कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे जैसे अमरावती आइलैंड है, ईस्ट एंड वेस्ट गोदावरी है, विशाखापट्टनम है, एजेंसी ऑफ विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम ईस्ट एंड वेस्ट गोदावरी अमिंदगी आइलैंड जी, एंड लक्षद्वीप। लक्षद्वीप हाँ जी मैम, यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें हैं कि अगर वहाँ की गवर्नमेंट चाहे तो उन एप्लीकेशंस को जो सीपीसी की चीजें हैं उनको अप्लाई कर भी सकती है, चाहे तो नहीं भी कर सकती। नहीं भी कर सकती है। इट शैल नॉट प्रेजुडाइज टू द रूल्स रेगुलेशंस एंड वही रूल्स रेगुलेशंस के टर्म्स में वो प्रेजुडाइज नहीं करेगी। मतलब वहाँ के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो खत्म नहीं होने चाहिए, अगर स्टेट हाँ। चाहे तो वो सीपीसी को अप्लाई कर सकती है। अग्री। जी मैम, और सेक्शन 4 में सेविंग्स के बारे में कहा गया है, तो जहाँ पे भी लोकल लॉ या फिर स्पेशल लॉ आ जाएगा वहाँ पे सीपीसी अप्लाई नहीं होगा। हाँ और सेक्शन 5 विजेता जी ने बताई दी जी है। मैम, वो रेवेन्यू कोड्स के बारे में बताई दिया। हाँ। एंड व्हाट अबाउट सेक्शन 6? मैम सेक्शन 6 और 7 तो मैम ऊपर से चले गए थे, वो प्रोविंशियल और प्रेसिडेंसी। नहीं सेक्शन 6 इज पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन। जी, पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन बिल्कुल। वो तो 7 और 8 थे, प्रेसिडेंशियल और प्रोविंशियल। एग्जैक्टली और 7 एंड 8 इज डील विद ऑर्डर 50 एंड प्रेसिडेंशियल एंड 51। प्रोविंशियल। प्रोविंशियल डाउन 7 8 प्रेसिडेंसी। प्रेसिडेंसी। स्मॉल कॉजेस कोड्स का है बेसिकली वो एक्ट जो था स्मॉल कॉजेस कोड को एक्ट को गवर्न करता है बट अब इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं रह गया इसलिए इसको फ्यूटाइल फॉर्म में नहीं पढ़ा जाता है इसलिए ये कॉम्पिटिशन्स में भी नहीं पूछा जाता है और ना इसकी कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन रह गई है। ठीक है अब धनंजय बताएंगे आपने क्लास ली थी ना धनंजय? यस मैम। हाँ कैमरा ऑन कर लो बेटा। हाँ बताओ मुझे सेक्शन 2 की कनेक्टिविटी बताओ। सेक्शन 2। हाँ सेक्शन 2 की कनेक्टिविटी मैंने बताई थी ना आपको कि कौन सा क्लॉजेस किसके साथ जुड़ते हैं। हाँ धनंजय आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। चलिए फिर लिख लिया होगा सबने लेक्चर स्टार्ट करें। मैम इधर नॉट डिक्री में ये ऑर्डर है उसके उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड है तो ये क्या लिखा है? ये वाला कह रहे हो आप? मैम ये ऑर्डर अगर ग्रांटिंग के लिए हो चाहे रिफ्यूजल के लिए चाहे ऑर्डर एप्लीकेशन अलाउड की गई हो या डिसअलाउड की गई हो वो है ये दोनों ही केसेस में इंटरिम रिलीफ जो दिया जा रहा है उसको हम डिक्री नहीं मानते हैं चाहे मान्य हो चाहे अमान्य हो मतलब वो तो वैलिड इनवैलिड हो गया पर यहाँ पे एक तरह से स्वीकार किया हो चाहे नहीं किया हो दोनों ही केसेस में इंटरिम रिलीफ के केस में डिक्री नहीं मानेंगे इसको।
ठीक है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने स्पेसिफिकली लिखवा दिया, क्योंकि कल को अपने पास प्रीलिम्स में ऐसा कोई आए क्वेश्चन कि इसका नेचर, ऑर्डर का नेचर बताइए, तो अपन को पता होना चाहिए। ठीक है, मैम, ओके मैम। हाँ धनंजय आप आ गए, अब बताइए। क्या बताना है मैम? आपको बताना है सेक्शन 2 की कनेक्टिविटी, जो अपन ने डिस्कस की थी लास्ट क्लास में। वो सेक्शन जैसे 2 का क्लोज 1, 16 और 18 की आपस में हाँ, कनेक्टिविटी है। वो हाँ तो मैम 2 का क्लोज 1 और 16 और 18 एक साथ कनेक्ट करवाए थे। हाँ, फिर क्यों वो कराए थे? क्योंकि उसके अंदर वो क्या बोलते हैं उसके एक के अंदर अपन को कोड को डिफाइन किया हुआ है, हाँ 2 के अंदर कोड है और 216 के अंदर शायद प्रेस्क्राइब Prescribed होना। है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, पर कोड इंक्लूड रूल्स। तो 1 Yes, का ma'am. जो है कोड इंक्लूड रूल्स, तो प्रिस्क्राइब्ड में हम इसको सिर्फ इसके साथ लेके चल रहे हैं, रूल मेन है, क्लॉज 18 रूल्स। अब रूल्स Yes, ma'am. कौन से? 1 आप बताओ, सेक्शंस बताओ। रूल्स 218 के अंदर डिफाइन किया हुआ है ना? हाँ 218 में जो रूल्स है सेक्शन 122 और 125 के। यस मैम। हाँ, और ये जो स्पेसिफिकली अगर 122 की बात करूं तो ये कहाँ पे दे रखा है? ये क्या नहीं, करता है? इसमें हाई कोर्ट्स की पावर्स दे रखी है। हाँ, कि वो अमेंड कर सकती है ऑर्डर के रूल्स को, जो यस फर्स्ट मैम। शेड्यूल में ऑर्डर्स है उनके रूल्स को अमेंड कर सकती है, बिल्कुल। यस मैम, और 125 में वो अदर हाई कोर्ट्स है उनकी पावर्स है। हाँ, फिर आगे। फिर जुडिशियल जजमेंट्स, हाँ वो जो डिक्री और ऑर्डर 2 बताए थे, 2 में और 214 में। बिल्कुल। फिर डिक्री में 2 को शायद 2 बार मतलब डिफाइन किया था, डिवाइड किया था उसके अंदर भी। हाँ जी बताओ। मैम पूरा सेक्शन 2 बता दूं? हाँ सारे बता दो। ठीक है मैम। धनंजय आप भी बताओ, दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हुए करो, दोनों एक दूसरे की हेल्प करो, जहाँ अटके वो हेल्प करेगा। मैं पूरे फ्लो में बता दूंगा एक बार में। वेरी गुड, वेरी गुड। सेक्शन 2 में सबसे पहले ये बताया गया है कि सेक्शन 2 में 2 का 1 जो है सेक्शन 2 डेफिनेशन क्लॉज है, क्योंकि सीपीसी जो है उसको जरूरत है डिक्शनरी की, तो उसके जो भी वर्ड्स हैं वो उसमें दे रखे हैं। तो सेक्शन 2 में 1, 16 और 18 को एक साथ पढ़ते हैं। 1 होता है कोड, 16 होता है प्रिस्क्राइब्ड और 18 होता है रूल्स। देन उसके बाद सेक्शन 2 की अगर बात करें तो सेक्शन 2 में हमें सबसे पहले दे रखा है डिग्री, और डिग्री के साथ साथ हम पढ़ते हैं ऑर्डर को, जो कि 14 में दे रखा है, 2 क्लॉज 14 में। देन उसके बाद 3 की अगर हम बात करें तो 3 में सबसे पहले दे रखा है कि डिग्री होल्डर, एंड उसके साथ हम पढ़ते हैं जजमेंट डेप्थ, जजमेंट जो डेटा। कि 10 में दे रखा है, 210 में। फिर उसके बाद हम 4th पढ़ते हैं डिस्ट्रिक्ट के बारे में। डिस्ट्रिक्ट में भी हमें आगे दे रखा है 7A और 7B। 7A होता है हाई कोर्ट, 7B होता है इंडिया। उसके बाद 5 में जब हम पढ़ते हैं तो 5 में फॉरेन कोर्ट और फॉरेन जजमेंट एक साथ पढ़ते हैं 5 और 6 में। देन फॉरेन कोड एंड फॉरेन जजमेंट। जी 5 में फॉरेन कोड एंड 6 में फॉरेन जजमेंट। देन 7 में हम पढ़ते हैं गवर्नमेंट प्लीडर, और उसके साथ साथ हम पढ़ते हैं प्लीडर को, जो कि दिया गया है 15 में, 2 क्लॉज 15 में। देन उसके बाद 8 और 9 हम एक साथ पढ़ते हैं, जिसमें है जज और जजमेंट। 8 तो जज और 9 में जजमेंट। देन उसके बाद 10, जब हम 10 पे आते हैं तो 10 हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जजमेंट डेप्थ। देन 11 जब हम पढ़ते हैं तो 11 में दिया गया है लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स। 12 2 क्लॉज 12 में हमें दे रखा है मेन से प्रॉफिट्स। देन 13 मींस प्रॉफिट, इसे मींस प्रॉफिट कहते हैं। मींस प्रॉफिट। इन 13 में हमें रखा है मूवेबल प्रॉपर्टी। 14 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 15 भी हम पहले ही पढ़ चुके हैं, प्लीडर। 14 था ऑर्डर और 15 था प्लीडर। 16 हम पढ़ चुके हैं प्रिस्क्राइब में। 17 मींस पब्लिक ऑफिसर। 18 हम पढ़ चुके हैं शुरू में जो रूल कहता है। 19 में मैम शेयर्स इन अ कॉर्पोरेशन है, और 20 में है साइंड, जिसका मतलब होता है स्टैम्प। बिल्कुल, बिल्कुल सही बताया। धनंजय को भी याद था, बट वो कहीं ना कहीं अटक जाता है। लिख लिया आपने ये सबने? चलिए, तो रब करके आज अपन को जो 3 चीजें पढ़नी है उस पे फोकस करते हैं।
बाकी आज सेक्शन 2 पूरा खत्म करेंगे और ये पार्ट अपना जो प्रिलिमिनरी पार्ट है वो खत्म करके अब आगे बढ़ेंगे अपन, ठीक है। अब मैं बताती हूँ एग्जैक्टली अपन को एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे कैसे। डीजेएस में तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। ये जो टेबल बनाई है ना मैंने, ये अगर कोई आप डीजेएस का पेपर देगा ना, उसको ये बहुत हेल्पफुल होने वाली है। वहां पे आपको स्पेसिफिकली पता हो गया कि ये तो केसेस है जहाँ पे ऑर्डर पूछे जाते हैं, ये डिग्री है या नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस उनके फेवरेट क्वेश्चंस माने जाते हैं, ठीक है। अब बताओ, डिग्री अपन ने पढ़ा था 212, अपने 22 अपने डिग्री पूरी तरह से पढ़ लिया था। किसी को डाउट था उसमें? हाँ बताओ। मैम एज अ लेमैन डिग्री को अगर डिफाइन करें तो क्या होगा? मतलब वैसे तो डेफिनेशन तो देख ली, सब कुछ देख लिया, बट अगर वैसे हम देखें कि असल में क्या है तो वो क्या होगा मैम? एज अ लेमैन ये होगा कि जब मुझे फाइनल रिलीफ कोर्ट से मिल जाए, मतलब मैं लड्डू मांगने जा रही हूँ, वो लड्डू जब तक मेरे मुंह के अंदर ना चला जाए, वो डिग्री होता है। डिग्री यानी अल्टीमेटली वो कोर्ट में ने मुझे वो लड्डू दिया और मैंने खा लिया, अब बस मुझे खाना है। मतलब जजमेंट तक तो ये सिचुएशन थी कि बोल दिया कि हाँ तुम्हें लड्डू मिल जाएगा, पर खाने की इजाजत तुम्हें तब मिलेगी जब डिग्री एग्जीक्यूट होगी। तो बेसिकली डिग्री इज अ फाइनल एडजुडिकेशन ऑफ अ सूट, व्हाट वी से इट, जहाँ पे पूरी तरह से हमारा एडजुडिकेट हो गया हो, यानी पूरा निर्णय हो चुका हो, मामला के पूरा निपटारन हो चुका है, वो होता है ये, ठीक है। और जो डिग्री है, इसकी इंसेंशियल टर्म्स जो है हमने पढ़ ली थी। पहली बात जो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ये सूट में ही होता है, यानी डिग्री जो मेड आउट होती है, जो प्रिपरेशन ऑफ डिग्री जब हम आगे पढ़ेंगे, ऑर्डर 20 में रूल 6A में दे रखा है प्रिपरेशन ऑफ डिग्री के बारे में। तो वो जो डिग्री बनती है वो किसकी बन रही है? वो सूट की बन रही है, ठीक है। यहाँ पे एप्लीकेशन में नहीं होती, ऑर्डर में नहीं होती, यानी हम बकायदा एक सूट लेके आए, लेट्स से मैं रिकवरी का मैटर लेके आई, सूट लेके आई और उसको एडजुडिकेट किया है कोर्ट ने, यानी पूरी तरह से सूट का यानी बात का निपटारा होता है यहाँ पे। यहाँ पे कोई एप्लीकेशन, अपील, ऑर्डर ये सब नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये इसका पार्ट ही नहीं है। मेरा जो मेन मुद्दा है वो सूट में है और सूट का ही हम निपटारण कर रहे हैं यहाँ पे। और क्या कर रहे हैं हम? फॉर्मल एडजुडिकेशन कर रहे हैं ऑफ अ सूट, सूट का कर रहे हैं। तो सूट हमेशा याद रखना, आपके पास डीजेस में प्रॉब्लम आ जाए कहीं भी, आजकल तो आरजेस में भी आ सकती है, आपको पूछने की ए ने एक एप्लीकेशन फाइल करी सेक्शन 5 की लिमिटेशन की, क्या वो कंडोन हो सकती है? क्या इसमें कैन अ डिग्री कैन बी मेड आउट? तो जैसे हमने ये पढ़ लिया, एप्लीकेशन वर्ड पढ़ लिया, तो हमें पता चल गया कि ये तो वैसे ही लागू नहीं होता। और सेक्शन 5 भी जब हम पढ़ेंगे लिमिटेशन का, जो कंडोनेशन का होता है, क्षमा मतलब इसमें क्षमा करती है कोर्ट, कंडोन कर देती है कि आप लेट आए कोई बात नहीं, अगर तुम्हारा कारण सही है तो हम तुम्हें कंडोन कर देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, कोई भी सिचुएशन दे दी, अगर सूट आ रहा है, कीवर्ड में सूट आ रहा है, तो समझ जाओ कि ये डिग्री की बात कर रहे हैं। ऑर्डर कर रहे हैं, ऑर्डर में भी मैंने आपको स्पेसिफिकली जो उसमें टेबल में लिखा था, रिजेक्शन ऑफ प्लान वो डिग्री माना गया है, अबेटमेंट को डिग्री माना गया है, लैक ऑफ एविडेंस का डिग्री। तो ये जो स्पेसिफिक सिचुएशंस है सेक्शन 92, ये जो जगह है, यहाँ तो डिग्री ही माना गया है। और उसका कारण क्या है? क्योंकि वहां फॉर्मल एडजुडिकेशन हुआ है, सब्सटेंटिव कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन हुआ है किसका? सब्सटेंटिव राइट्स ऑफ पार्टीज, ठीक है, प्लस जो मैटर इन कंट्रोवर्सी था उसका, ये दोनों ही चीज आई है, ठीक है। हमने पढ़ा था कि प्रिलिमिनरी डिग्री और फाइनल डिग्री दोनों हो सकती है, ठीक है। प्रिलिमिनरी डिग्री की मैंने स्पेसिफिक कंडीशंस बता दी थी कि ऑर्डर 20 में रूल 12 से लेके 16, 18, ऑर्डर 34 का 3, 4, 5, 7 ये था ना रिडेम्पशन वाला, ये मैंने बता दिया था।
फाइनल डिग्री और इसका, तो आपने कहा था कि मैम ये डिपेंडेंट नहीं होते हैं, ये इसका एक्चुअली ये मैंने जो रूलिंग दी थी, एक्चुअली ये जो इंडिपेंडेंट वाली बात की थी मैंने इसमें, उसका कारण था। इंडिपेंडेंट ये क्यों है? क्योंकि अगर हम इसको स्पेसिफिकली बात करें तो इसमें इस केस में डाला गया था ये रेणु देवी वर्सेस महेंद्र सिंह। इसमें बकायदा सुप्रीम कोर्ट ने 2003 इसमें बोला गया था कि क्लियरिंग डिग्री एक से ज्यादा हो सकती है, इंडिपेंडेंट होगी, ये फाइनल डिग्री से कनेक्ट नहीं होगी। ये चीजें बोली गई थी इसमें क्लियरली। और जब हम सूट की बात करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे सूट की बात की थी, तो सूट को सीपीसी ने स्पेसिफिकली डिफाइन ही कर रखा है, ठीक है। सूट को स्पेसिफिकली सीपीसी ने डिफाइन नहीं कर रखा है, लेकिन उसका एक लीडिंग जजमेंट है, ये वो मैं लिखवाती हूँ आपको। लीडिंग जजमेंट क्या है? हंसराज गुप्ता वर्सेस ऑफिशियल लिक्विडेटर ऑफ देहरादून मसूरी, जिसमें सूट को डिफाइन किया गया। हंसराज गुप्ता वर्सेस ऑफिशियल लिक्विडेटर ऑफ देहरादून मसूरी। इसमें पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने, ईयर की जरूरत नहीं है, आप जब टेक्वानी उठाओगे ना आपको ये जजमेंट खुद ही दिख जाएगा। उसमें ये बोला गया था द टर्म इज नॉट डिफाइंड इन अ सीपीसी, यानी सीपीसी में सूट को डिफाइन नहीं कर रखा है, लेकिन अगर हम सूट को समझे तो सूट है क्या स्पेसिफिकली? सूट वो स्टेज है जहाँ पे हम इंस्टीट्यूशन करते हैं किसका? ऑफ अ सिविल प्रोसीडिंग। इसको कोर्ट ने ये बोला कि इंस्टीट्यूशन ऑफ अ सिविल प्रोसीडिंग्स जहां होती है उस केस में हम सूट कहते हैं उसे। तो कल को हमारे पास कोई प्रॉब्लम आई और उसमें इंस्टीट्यूशन ऑफ अ सिविल प्रोसीडिंग की बात की गई है, तो वो क्या है? सूट माना जाएगा, ठीक है। लिखते हुए चलो। अब यहाँ पे मैंने आगे हमने ये जब बात करी, तो अब आगे देखो क्या है। मैंने क्या कहा था? सब्सटेंटिव राइट्स। तो सब्सटेंटिव राइट्स का मतलब क्लियर है सबको क्या है? सब्सटेंटिव राइट्स ऑफ द पार्टीज, यानी मेरे पास सब्सटेंटिव लॉ में, यानी चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट हो, चाहे वो टीपीए हो, चाहे वो एसआरए हो, चाहे वो कोई सा भी, यानी कोई भी सिविल सब्सटेंटिव लॉ जहाँ पे राइट्स एंड लायबिलिटीज की बात की गई है, तो वो सारी की सारी कंक्लूसिवली डिटरमाइन हो रही है, ठीक है। और साथ के साथ सब्सटेंटिव लॉ की तो चीजें हुई, साथ के साथ हम जो फ्रेमिंग ऑफ सूट पढ़ेंगे ऑर्डर 2 का, वो भी लिमिटेशन का जो पॉइंट आता है, लिमिटेशन बार्ड है या नहीं है, वो भी सब्सटेंटिव राइट्स में ही आता है। क्यों? यहाँ पे कंक्लूसिवली डिटरमाइन कर रहे हैं हम, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे कोई स्टेटस या कोई लीगल कैरेक्टर, इस तरह की चीजें, इन चीजों में सब्सटेंटिव राइट्स की बात की जाती है, ठीक है। क्लियर है? दिख जी रहा है ना सबको? मैम कैमरा रोटेट हो गया है आपका। मैम आपका कैमरा रोटेट हो गया, मैं भी वही देख रही हूँ। एक सेकेंड, ये कैसे हो गया? एक सेकेंड। आप दिख पा रहे हैं क्या? रोटेटेड ही है। वैसा का वैसे ही है। एक सेकेंड। नहीं, वो पोर्ट्रेट वाला मैंने नहीं किया था, अपने आप ही हो गया ये लॉक ऑफ का।
आई थिंक अब दिखेगा। अब सही है जी मैम। है ना? तो अब सब्सटेंटिव राइट्स हमें क्लियर हो गया। आज ऐसे नहीं है कि 7 बजे का अलार्म बजते ही मैं ना आउट कर दूंगी। आज पूरा पढ़ के चलेंगे सेक्शन 2। इतना भी नहीं कि बिल्कुल ही रिलैक्स हो जाओ, फिर सिलेबस कैसे खत्म होगा? ठीक है, आज सेक्शन 2 पूरा खत्म करके चलेंगे। चाय कॉफी पी के बैठा करो, थोड़ी एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, तो सब्सटेंटिव राइट्स हमें क्लियर हुई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हम मैटर इन कंट्रोवर्सी की बात कर रहे थे यहाँ पे। जो यहाँ पे मैटर इन कंट्रोवर्सी की बात की गई है, उसमें एक पॉइंट बताया गया था बुक में, जो वो काफी इंटरेस्टिंग है। मैटर इन कंट्रोवर्सी का मतलब ये नहीं है कि मेरिट्स ऑफ केस पे जा रहे हैं पूरा। जरूरी नहीं है कि मेरिट्स ऑफ केस पे ही पूरी तरह से वो अपनी डिग्री निर्भर हो। ठीक है, ये बेसिकली वो स्टेज होती है जहाँ पे आप, जो आपका सब्जेक्ट मैटर है, उसमें आपने क्या रिलीफ मांगी है कोर्ट से, क्या रिलीफ मांगी है, क्या अनुतोष था आपका, उस पे अगर निर्णय हो रहा है तो ये माना जाएगा मैटर इन कंट्रोवर्सी। ठीक है, आप समझो इस बात को। इसके कहने का मतलब ये है कि हम कह रहे हैं मैरिट्स ऑफ केस, मैरिट्स ऑफ केस, मैरिट्स ऑफ केस नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे है सब्जेक्ट मैटर। जैसे कि मैं बात करती हूँ, मैं राइट टू वोट वाला जो एग्जाम्पल लेके आती हूँ। ठीक है, मैं गई, मैं सब्जेक्ट मैटर क्या है मेरा, कि मेरा इंफ्रिजमेंट हुआ है किसका, सिविल राइट का, मेरी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का। तो ये क्या है मेरा सब्जेक्ट मैटर। और मेरा रिलीफ, कि मैं क्या मांगती हूँ कोर्ट से, मैं मांगती हूँ कि सर मुझे राइट टू वोट दिया जाए, मुझे मेरी राइट को एक्सरसाइज किया करने दिया जाए। द मोमेंट कोर्ट राइट टू वोट को एक्सरसाइज करने की बात कर देता है, तो वो क्या आ जाती है, मैटर इन कंट्रोवर्सी पे डिसाइड हो रहा है मामला। अब समझे, डिग्री में हम मैरिट्स तो कर रहे हैं, बट मैरिट्स नहीं है, ये मैटर इन कंट्रोवर्सी में क्या है, मैटर इन कंट्रोवर्सी में हमारी जो रिलीफ सॉर्ट हो रही है, यानी जो हम अनुतोष मांग रहे हैं कोर्ट से, वो क्या दे रही है कोर्ट, उस पे वो निर्णय कर रही है, तो माना जाएगा कि हम डिग्री दे रहे हैं। ठीक है, अब क्लियर हुआ? ये क्या एप्लीकेशन फॉर्म में आ जाएगा अपने पास, कोई सिचुएशन दे देंगे और अपन फंस जाएंगे। तो अपन को एक एक वर्ड को समझते हुए चल रहा है। डिग्री बहुत बड़ा अपने आप में वो है टॉपिक, और ये अपने आरजेस का तो पता नहीं, बट बाकी जुडिशरीज में ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, डिग्री के ऊपर पूछ लिया जाता है। आरजेस में भी है, बट आरजेस में वेटेज बाकी चीजों का भी हो जाता है। पर अपन को सब कुछ पढ़ते हुए चलना है, अपने डाउट्स क्लियर करते हुए चलना है, चीज भी तो समझ आनी चाहिए ना। ठीक है, तो इतना तो मेरे हिसाब से समझ में आ ही गया है। ओके, बोर्ड कितना काला लग रहा है, आप लोगों को भी लग रहा है क्या? मुझे तो लग रहा है बहुत काला हो गया है। ठीक है, गीले कपड़े से साफ करना पड़ेगा ये आपको। हाँ मैंने कहा गीला कपड़ा लेकर के इसे साफ करोगे ना तो हो जाएगा। अच्छा अच्छा, अभी तो दिख रहा है ना सबको वैसे, है ना? ठीक है, तो टाइप्स ऑफ डिग्री पर आ जाओ अपने। तो टाइप्स ऑफ डिग्री अपन ने क्लियर कर ही ली थी कि प्रिलिमिनरी डिग्री और फाइनल डिग्री क्या है। इसमें किसी को डाउट है? नहीं? अब जैसे इसकी मैंने सिचुएशन आपको बता ही दी थी कि प्रिलिमिनरी डिग्री में क्या होता है। यहाँ पे ये इंडिपेंडेंट होती है अपने आप में, है ना? ठीक है, यहाँ पे हम राइट्स को डिटरमाइन कर लेते हैं, यानी प्रिलिमिनरी हम उस इश्यू के पास जाते हैं प्रारंभिक तौर पे, जो उस मुद्दे के टाइम पे जरूरी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं ए और बी भाई है। ठीक है, इन दोनों की ये जमीन है एक्स। ठीक है, अभी ये चाहते हैं कि इस एक्स के बंटवारा करें, हम क्या करें, पार्टीशन। अब बंटवारा करने के लिए ये जाते हैं कोर्ट में। ठीक है, कोर्ट में गए, बंटवारा करने के लिए आए। अब बंटवारा किस चीज का, उनको अपना अपना हिस्सा चाहिए। तो द मोमेंट वो हिस्सा मांग रहे हैं शेयर्स का,
कि हमारा क्या हिस्सा होना चाहिए। तो ये क्या है, अपने आप में बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जब तक सूट यानी जब तक डिग्री होगी तब तक कोई फायदा नहीं है, ये लोग यूं ही झगड़ते फिरते रहेंगे। इसलिए कोर्ट को पहले ही स्टेज पे यानी बीच में ही उनको क्या करना होगा, सबसे पहले शेयर्स बांटने होंगे कि 1/4 तेरे को मिलेगा, आधा तेरे को मिलेगा या 3/4 मिलेगा। ये ऐसी चीज अगर कोर्ट कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, वो प्रिलिमिनरी डिग्री में जा रहा है, ठीक है, वो क्या दे रहा है, प्रिलिमिनरी डिग्री, ठीक है। अब जैसे शेयर्स डिसाइड हो गए, तो जब पार्टीशन की बात करते हैं ना, तो पार्टीशन जब तक नहीं माना जाता है जब तक मीट्स एंड बाउंड्स का एक रूल होता है, यानी जब तक आपको पता दिया कोर्ट ने कि आधा आधा हिस्सा तेरा है, आधा हिस्सा तेरा है, और जब तक आपकी जमीन पर आके मेजरमेंट नहीं होगा, आपके हिस्सों का बंटवारा बाउंड्री से नहीं बांधे जाएंगे, अलग अलग बाउंड्री से नहीं आइडेंटिफाई होगा, और लाल पट्टी से नहीं बताएंगे कि ये तेरा हिस्सा है, ये तेरा हिस्सा है, ये तेरा हिस्सा है, तो तब तक क्या होगा, कोई चीज क्लियर ही नहीं है। कोर्ट ने अभी तो बोल दिया कि 1/4 तेरा है, अब भाई 1/4 कौन सा मेरा है, इतनी बड़ी जमीन है एक्स, तो कौन सा हिस्सा दे रहे हो, तो उसके लिए हम कहाँ जा रहे हैं, फाइनल डिग्री में। तो बेसिकली अगर यहाँ पे प्रिलिमिनरी डिग्री में अगर हम कोई शेयर की मामले ही नहीं लेके आ रहे, तो बेसिकली फाइनल डिग्री का भी कोई औचित्य नहीं रह जाएगा, यानी हमें ये दोनों आपस में इंटरलिंक्ड है, ये दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई है, ठीक है। अगर एक मामले में आपने एक मुद्दा क्लियर किया है तो दूसरा भी आपको फाइनली बताना पड़ेगा, इसको अलग अलग स्टेज में मत भागो। इसमें बस ये है कि पहले हमें लगता है कि हमें बंटवारा कर रहे हैं, तो शेयर्स तो बताने पड़ेंगे कोर्ट को। अब शेयर्स को कैसे, कौन सा हिस्सा आपको मिला है, कौन सा नहीं मिला है, वो कहाँ डिसाइड करेंगे, फाइनल डिग्री में। तो ये दोनों क्या है, अपने आप में जुड़ी हुई है, तो अगर एक भी फेल हो जाती है तो दूसरी ऑटोमेटिकली फेल हो जाती है। इसी कारण से इसे इंडिपेंडेंट बोलते हैं, यानी ये स्वतंत्र है अपने आप में, ठीक है। अब समझ आया, अगर कल को अपने पास कोई ऐसा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ गया प्री में या मेंस में, क्या बताओ प्रिलिमिनरी डिग्री का नेचर क्या है, उसमें अगर इसने ये लिख दिया इंडिपेंडेंट, तो बिल्कुल करेक्ट है। क्यों है इंडिपेंडेंट, अपन को अब सिचुएशन समझ में आ गई है ना, क्लियर, इतना क्लियर ना, ओके। ठीक है, अब अपन ये खत्म हो गया। एक सेकंड, मेरा ये लैपटॉप का चार्जर लगा दूं मैं, एक सेकंड, बंद हो जाएगा वरना 10% बैटरी है। मेरी क्लास में बैठू ना तो रिफ्रेशमेंट ड्रिंक लेके बैठा करो, ताकि एग्जॉस्ट ना हो, क्योंकि लास्ट क्लास होती है तो परेशान होना नेचुरल है। सब सोचते होंगे कब घंटी बजे, कब हम छूटे वो मेरे साथ भी है कि यार जल्दी करना है, जल्दी करना है, पर जल्दी इतनी भी नहीं करनी है कि अपन अब पढ़ ही नहीं पाए, एक एक चीज को समझते हुए चलना है अपन को, है ना, ठीक है। अब ये हो गया, अब अपन क्लियर हो गए ना कि डिग्री होती क्या है, तो अब अपन जो, अब मुझे कोई डिग्री की 214 अजय आप ही बताओ डिग्री क्या बोलता है, वो बताओ मुझे जरा जल्दी। मतलब 214 में क्या बोल रखा है, 214 तो ऑर्डर, दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, 214 में तो ऑर्डर दे रखा है। हाँ ऑर्डर 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 बताओ क्या बोलता है। ऑर्डर तो मैम पढ़ा नहीं मैंने। नहीं नहीं, बैरेट तो लेके बैठना ना, हाँ, खोल के बताओ, उसमें से देख के बताओ। order means a formal expression of any decision of a civil court which is not a decree. हाँ ठीक है,
विच इज नॉट अ डिग्री। अब अपन को क्या करना है, कंपैरिजन करना है। अब अपन को क्योंकि ये ज्यादातर ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं एग्जाम में, ठीक है, तो अपन को पता होना चाहिए। बताओ, कोई मुझे बताओ, अपन को डिग्री तो समझ में आ ही गया है, तो मुझे लगता है कि अपन आराम से कर पाएंगे। पहला क्या हो सकता है, क्या डिफरेंस है दोनों में? मैम ऑर्डर में फाइनल या फिर प्रीलिम नहीं होता, डिग्री में होता है नहीं जो। नहीं, पहला तो ये तो सूट में ही आएगा, इसका तो कोई इलाज ही नहीं है, ठीक है। ऑर्डर्स जो आते हैं ना, वो कैसे आते हैं, एप्लीकेशन के तौर में आ जाते हैं। नंबर ऑफ एप्लीकेशन, यानी जहाँ पे हम कोई इंटरिम रिलीफ चाहते हैं वो कोर्ट से, तभी तो मैंने वो इंटरिम रिलीफ वाला लिखवाया था ना। वो बेसिकली यही है, इंटरिम रिलीफ, यानी आप कोर्ट से बीच में ही कि सर आप मेरा निर्णय करते रहना, बीच में मेरे को बहुत जरूरी चीज है मेरे। वो अपन डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो डॉक्टर अपनी लिख तो जाता है सर्जरी, पर अपन कह देते हैं कि नहीं सर अभी सर्जरी छोड़ो, आप तो मेरे को दवाइयां दे दो। अब वो दवाइयां क्या है, वो इस सेंस में यहाँ ऑर्डर है कि हम कोई दवाइयां मांग रहे हैं कि सर मुझे ये दवाई दे दो तो मेरा पेट में दर्द ठीक हो जाएगा। हमें अभी नहीं जाना आगे, आप करते रहना सर्जरी मेरी बाद में, अगले हफ्ते 10 दिन बाद कभी भी, पर अभी तो सर मेरे को दवाई दे दो। तो वो क्या है, वो दवाई है एक तरह से ऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्लियर हो गया कि जब हम कोई डिग्री लेके आ रहे हैं, तो डिग्री में तो सूट में ही आ रही है, ये नंबर ऑफ एप्लीकेशंस के थ्रू आती है, ठीक है। एप्लीकेशंस में आएगी, ये बकायदा अपन जैसा हाईकोर्ट में पिटीशंस आती है, एप्लीकेशंस और पिटीशंस के रूप में आती है, यानी कोर्ट में ये आती कैसे है, ठीक है। फिर दूसरा यही, यहाँ पे तो भैया टाइप दे रखा है, यहाँ पे कोई टाइप नहीं है, यहाँ के भाई प्रिलिमिनरी डिग्री है, फाइनल डिग्री है, यहाँ कोई ऐसे मगजमची नहीं है, ठीक है। कोई कोई लफड़ा ही नहीं है, सीधे आओ लेके चलो, काम खत्म। सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ अ डिसीजन दे रखा है, जबकि यहाँ पे क्या है, फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ अ एडजुडिकेशन है। आप समझ में आएगा ना, यहाँ डिसीजन की बात कर रहे हैं, तो डिसीजन तो हम किसी भी चीज पे दे सकते हैं। अब जब पेशेंट आएगा तो डॉक्टर क्या देगा, चलो उसको दवाई चाहिए तो उसको पेट दर्द के हिसाब से दे देगा, वो दिमाग ही नहीं लगाएगा सर्जरी पे क्यों जाऊंगा अभी। अब जब वो ये इतना कह रहा है कि सर मेरी ये कर लो, तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, तो सबसे बड़ा डिफरेंस कहाँ आ गया, ये यहाँ पे एडजुडिकेट कर रहे हैं हम, यानी पूरी तरह से सर्जरी करके मैं इसको फाइनली ठीक करना चाहती हूँ, पर वो तो चाहता है नहीं मेरे को तो अभी दवा दे दो, तो वो दवाई हो गई यहाँ पे। तो जब हम ऑर्डर राइटिंग और जब वो करते हैं जजमेंट राइटिंग, उसमें यही यही होता है कि फॉर्मेट दोनों का सेम है। जाओगे आप कोर्ट में, पर कोर्ट में यहाँ पे कब जा रहे हो, ड्यूरिंग पेंडेंसी, यानी बीच में, जब आपको लगता है कि अभी तो मेरा कुछ नहीं हो सकता, मुझे बीच में ही बहुत जरूरी राहत चाहिए, तो ड्यूरिंग पेंडेंसी जा रहे हो। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे आप फाइनल आपको मिलेगा, जो होगा फाइनल है, ठीक है। क्लियर हो गया, इसमें किसी को डाउट? और खुद से बनाना, ठीक है, क्या बनाओगे खुद से, फेयर करके कंपैरिजन करना ऑर्डर और डिग्री का, और मुझे भेजना। भेजना क्या, मुझे कल बताना, भेजना तो फिर पता चले भेजोगे नहीं, मैं बैठी रहूंगी, ठीक है, ठीक है। अब इतना क्लियर हो गया बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। अब यहाँ जो पे दूसरी इम्पोर्टेंट, मैम यहाँ पे हमारी अपील और वो सब थोड़ी ना आएगा कि डिग्री की अपील होती है कि वो, ऑर्डर तो कहीं पे भी दिया जा सकता है, अपील में भी दिया जाता है, अपीलेट नहीं स्टेज पे भी। वो भी होता है, पर जैसे इसमें बोलते हैं ना भाई डिग्री की तो अपील होती है, ऑर्डर की अपील मतलब नॉर्मली नहीं होती है। हाँ, वो अपीलेबल ऑर्डर्स वाला भी है सिस्टम, वो तो अपने इसमें क्लियर कर ही रखा है ना, जो डिग्री में अपन जो शैल नॉट इंक्लूड अपीलेबल ऑर्डर्स, ये तो बिल्कुल है ही पॉइंट, बल्कि अच्छा किया आपने मुझे याद दिला दिया।
अपीलेबल ऑर्डर्स वाली जो स्टेज है, यहाँ पे हमने कह रखा है कि जो ऑर्डर्स के अपील हो सकती है उसमें डिग्री में नहीं जाएंगे, पर जबकि ऑर्डर की केस में अपीलेबल ऑर्डर्स को माना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ स्पेसिफिकली ऑर्डर 43 और सेक्शन 104 दिया जाता है, तो वो तो स्पेसिफिक हो गया एक तरह से। ये पॉइंट ऐड ऑन कर दिया, अच्छा किया, मैं भूल गई थी इसको। ये भी ऐड कर दो। ठीक है, जो ये कह रही है विजेता जी, ये कहना चाह रही है कि क्या होता है डिग्री में अपीलेबल ऑर्डर्स को, आपने पढ़ा था ना कि अपील डिग्री शैल नॉट इंक्लूड अपील फ्रॉम विच अपील लाइज, ये लिखा हुआ था ना अपने उसमें बैरेक में। तो उसका क्या मतलब है कि यहाँ पे अपीलेबल ऑर्डर्स को हम डिग्री नहीं मानते हैं, हमने उसको अलग जगह दे रखी है सीपीसी में। कहाँ दे रखी है? ऑर्डर 43 में और सेक्शन 104 में। ठीक है, उसकी लिस्ट के हिसाब से ये एग्जॉस्टिव इन नेचर है, यानी जहाँ पे ये कंप्लीटली बता रखा है कि इन मामलों में तो अपीलेबल ऑर्डर्स होंगे, यानी हम इनकी ऑर्डर्स की अपील कर सकते हैं। ठीक है, उस सेंस में है ये। अच्छा किया याद दिला दिया, मैंने सोचा मैंने जल्दी खत्म कर दूंगी तब फ्री हो जाओगे, तो उस जल्दी जल्दी में मैं भी भूल गई। ठीक है, वैसे मैं क्या ये 3 डेफिनेशन इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि ये ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी कोई डेफिनेशन नहीं आए किसी को डायरेक्ट करना। आज पूरा पूरा सेक्शन 1 से लेके 7 तक का पूरा पढ़ लेना, और किसी को कोई भी डाउट होगा अपन कल डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ये डेफिनेशन इसलिए बताई गई है क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब आ जाओ इंटरप्लीडर। ठीक है, क्या है इंटरप्लीडर? सॉरी इंटरप्लीडर क्या, सॉरी अलाप लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तो इसको तीन तीन चीजों में डिवाइड कर लो तुम। क्या है? जो बाय लॉ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो इंटरमेडलर्स हो, ठीक है, या फिर जो सू कर रहे हो या स्यूज करते हो, किसमें? रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर की स्टेज में। और क्या है, क्या करते हैं ये बाय लॉ? एलआर तो ये सब हो गए। ठीक है, जो बाय लॉ एलआर माने जाते हैं, इंटरमेडलर्स को हम इसमें डालते हैं, और जो रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर के फॉर्म में आते हो। और वो करते क्या है? वो रिप्रेजेंट करते हैं, क्या करते हैं? वो रिप्रेजेंट स्टेट ऑफ डिसीज, यानी सीधी सीधी सी बात है, प्रतिनिधि। प्रतिनिधि किस चीज के? जो बाय लॉ यानी अधिनियम में दे रखा है, जो हमारे कानून में दे रखा है। इंटरमेडलर जो बीच का आदमी हो गया, बिचौला जिसे कहते हैं ना, उस सेंस में ले लो उसको, बिचौला समझने के। और जो रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर कि मैं अकेली नहीं हूँ यहाँ पे, मैं मेरे साथ 4 जनों को लेके और घूम रही हूँ। ठीक है, ये इन 3 कंडीशंस में प्रतिनिधि आते हैं। ठीक है, कि भाई मेरा तो हक है, मैं बाय लॉ जा सकती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं मेरे पापा की प्रॉपर्टी में मेरा राइट है कि मैं उनकी एलआर होंगी। कल को वो मरेंगे तो वो प्रॉपर्टी में से मुझे कुछ दे के जाएंगे। ठीक है, ये थोड़ा पर्सनल हो गया, अभी नहीं मार रही उन्हें मैं। ठीक है, बाय लॉ। तो यहाँ पे तो मुझे पता है कि मैं उनकी क्या हूँ? लीगल रिप्रेजेंटेटिव हूँ। ठीक है, इंटरमेडलर वो सिचुएशन हो जाती है कि यहाँ पे क्या होता है कि मैं डायरेक्टली तो एलआर नहीं हूँ, पर मुझे बनाया गया बीच के आदमी ने, यानी बीच का आदमी, यानी यहाँ पे बेसिकली वो बीच का आदमी होता कौन है? वो होता है एसिक्यूटर, एसिक्यूटर डे सन टॉड, ये ऐसा लिखा हुआ है। एक्चुअली यहाँ पे हम क्या, किसी आदमी को, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई ऋण का मामला है, ठीक है, क्रेडिटर और डेटर का ऋण का मामला है, मैंने ए को बना दिया इंटरमेडलर कि मैंने कल को मैं मरती हूँ तो तुम मेरे बिहाफ पे लड़ेगा। ठीक है, तो क्या हो गया, यहाँ पे मैं किसी बीच के आदमी को, यानी बीच के आदमी को जो बाय लॉ तो नहीं होता है, नहीं उसकी कोई एग्जिस्टेंस होती है, पर वो बीच का आदमी यानी वो बना दिया जाता है।
किसी के थ्रू बना दिया जाता है LR कि मेरा ऋण चुकाएगा तू, ठीक है? वैसे तो मेरे बेटे को चुकाना चाहिए था, पर वो तो रहा नहीं, तो तू मेरा चुकाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, इंटरमेडलर। और दूसरी कंडीशन ये भी होती है कि जहां पर आपका इनडायरेक्टली कोई हिस्सा हो उस प्रॉपर्टी में। किस प्रॉपर्टी में? जो आदमी मर गया हो, ठीक है, इनडायरेक्टली, कि यानी ABC है, ठीक है, बी जो है वो किसकी विडो है? बी की विडो है। ए की प्रॉपर्टी है, ये मर गया, ठीक है। अब वैसे तो जाना चाहिए था उसके बेटे को, बेटा तो रहा नहीं, ठीक है, तो किसको चला गया? उसकी विधवा को, विडोअर को। तो वैसे तो उसका कोई राइट नहीं था, पर वो क्या बन गई यहाँ पे? इनडायरेक्टली इंटरमेडलर बन गई, यानी ना चाहते हुए भी उसको एक तरह से राइट मिल गया। वो इंटरमेडलर की सिचुएशन हो गई, यानी उसको इनडायरेक्टली उस प्रॉपर्टी में राइट मिल गया, ठीक है। और तीसरी सिचुएशन तो मेरे हिसाब से सबको क्लियर है, रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में, यानी मैं नेताजी बन गई, ठीक है, मैं नेता हूँ। अब मेरे साथ के जितने भी चेले चपाटे हैं उन सबको मैं साथ लेके रिप्रेजेंट कर रही हूँ, सूट जाके लेके आ रही हूँ। तो मेरे जो गुरुजी थे वो मर गए और मैं उनकी प्रिय चेली थी, ठीक है। तो प्रिय चेली के होने के नाते मैं क्या कर सकती हूँ? LR बन सकती हूँ, ठीक है, मैं बन सकती हूँ। वो सिचुएशन हो गई। तो मेरे हिसाब से ये क्लियर हुआ, है ना? विजेता जी, मैंने हिंदी में नहीं बताया, मैं आपको बताऊं हिंदी में? नहीं चलेगा? ओके, थैंक यू। चलो अब आगे बढ़ते हैं। फिर लास्ट है जो आज का लास्ट, मीन्स प्रॉफिट। और बाकी की जो इसमें और जो है आपको लगता है कि मैम ये आपको बतानी चाहिए थी, वो मैं मानती हूँ बतानी चाहिए थी, पर वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी जरूरी नहीं है, इसलिए मैंने उसको वो कर दिया, साइड कर दिया। बट मैंने साइड किया तो आप लोगों को नहीं करना है। प्रीलिम्स में कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर, उस अप्रोच के साथ पढ़ना है, कुछ नहीं छोड़ना है हमें। वो हमसे कुछ भी पूछे कि कितने तारे हैं आसमान में, गिनो, तो गिनने पड़ेंगे, ना चाहते हुए गिनो बैठ के। तो सेम इन द केस की इतनी बड़ी किताब है, उसको पूरी तरह से घोटो मत, बट एटलीस्ट बता तो करो कि उसमें क्या ग्रे एरिया है। जो इम्पोर्टेंट है वो तो मैं पढ़ा ही रही हूँ, पर उसका जो ग्रे एरिया है, जो कोई भी नहीं पढ़ता, उसको भी पढ़ते हुए चलना है। इस अप्रोच के साथ पढ़ेंगे, है ना? ठीक है, अब लास्ट, आज का लास्ट कॉन्सेप्ट है अपना मीन्स प्रॉफिट, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो एप्लीकेशन बेस्ड पूछा जाता है, ठीक है। ठीक है, अब सुनो क्या है मीन्स प्रॉफिट, कहाँ दे रखा है? 12 में अंतकालीन लाभ, मीन्स प्रॉफिट। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी लिख रखा है यहाँ पे। अब ये मतलब ये नहीं है कह देना कि यहाँ पे प्रॉपर्टी लिख रहा है तो हम अपनी मर्जी से इमूवेबल बना लें, नहीं। यहाँ मूवेबल इमूवेबल दोनों टाइप के सिचुएशंस आती है, यानी यहाँ प्रॉपर्टी वर्ड जो यूज किया गया मीन्स प्रॉफिट, चाहे मूवेबल सेंस में हो, जैसे फॉर एग्जांपल कोई अनाज मैंने उगा दिया एक्स की जमीन पे। एक्स की जमीन कौन सी है? यानी ये इसकी जमीन थी, मैं आई थी यहाँ पे टीनेंट बन के, मैंने अनाज उगा दिया, ठीक है। अब जो ये मैंने अनाज उगाया ना, वो मैंने इसको बताया भी नहीं, चुपचाप अनाज उगा रही हूँ और मस्ती से बेच रही हूँ उसको दुनिया भर में। तो ये जो अनाज मैं उगा रही हूँ, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है मेरा, ये क्या है? मीन्स प्रॉफिट है। यानी थ्योरी समझो, इसकी थ्योरी क्या है, मीन्स प्रॉफिट होता क्या है। देखो बाय लॉ क्या है, ये हमें पता होना चाहिए कि लॉ ने हमें अधिकार दे रखे हैं, राइट दे रखी है। तो राइट टू होल्ड एनी प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी को होल्ड करने का हमारा अधिकार लॉ ने दे रखा है पहले से। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी जमीन है, क्या सपोज करो मेरी गाड़ी है, ठीक है, तो ये क्या है? बाय लॉ मैंने मेरी गाड़ी की है ना पेपर्स में मेरा नाम है, जमीन के पेपर्स में मेरा नाम है,
दोनों ही सिचुएशन में क्या है, मैं इसकी हकदार हूँ, लीगली मैं इसको रिप्रेजेंट करती हूँ। व्हाट इफ अगर मेरी गाड़ी कल को मैंने मेरे एक्स फ्रेंड को दे दी और कहा कि तू चला ले भाई, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो लेके भाग गया, उसने लेके भाग गया और वो उसने उसको टैक्सी बना ली। द मोमेंट मुझे पता चला कि मेरी गाड़ी टैक्सी बन गई है, तो मैं गई सूट करने और जो टैक्सी का फेयर बनाता था, जो चार्जेस थे, वो सब मैं क्या कर रही हूँ, वसूल रही हूँ। क्या कर रही हूँ अब मेरा, क्योंकि चीज मेरी थी, तूने यूज की और गलत तरीके से यूज करी। आप समझे कि यानी अब दूसरा जो पॉइंट है, इसको पढ़ो, पढ़ो इसको, क्योंकि मैं पढ़ा तो रही हूँ पर तुम समझ नहीं पाओगे लैंग्वेज क्या कहती है। पढ़ो, अ, मेरे को भी सुनाओ, मेरे को सुनाओ। अरे कोई तो सुनाओ। सो गए क्या, जग रहे हो? जी मैम। तो सुनाओ। Man's profit हाँ, of a आप property सुना दो। means those profits which the person is in wrongful possession of such property actually received or might with ordinary diligence have received therefrom, together with the interest on such profits, but shall not include profits due to improvements made by the person in wrongful possession. हाँ, तो अपन क्या समझे, अब इसमें क्या कीवर्ड समझे, मैंने तो अभी समझाने की कोशिश की, वो उसमें क्या इंपॉर्टेंट था। रॉन्गफुल पोजेशन क्या करके है, रॉन्गफुल पोजेशन किया हुआ है, मेरी प्रॉपर्टी पे रॉन्गफुल पोजेशन हुआ हुआ है। तो मोमेंट रॉन्गफुल पोजेशन होता है तो मेरा क्या राइट आ गया। अब वो चीज तूने यूज करी, अब तू भुगत, मेरे को प्रॉफिट देगा तू, ठीक है, वो सिचुएशन है, समझ रहे हो, क्योंकि चीज मेरी है, धोखाधड़ी हुई है मेरे साथ, तो उस धोखाधड़ी में तुम पूरी तरह से वसूलोगे, ठीक है। प्रॉफिट्स यानी जो उस इंसान ने रॉन्गफुल पोजेशन में प्रॉफिट्स लिए हैं, यानी मैंने दो सिचुएशन बताई, कार की फॉर्म में उसने टैक्सी बना ली, अब वो टैक्सी के फेयर चार्जेस जो भी होंगे, टैक्सी का जो खर्चा था या जो कमा रहा था वो प्रॉफिट, वो सब भी क्या होगा, मेरा होगा। ऐसे ही अगर मेरी कोई जमीन है, कोई एक्स आदमी को मैंने तो वहां किराएदारी पे दी थी कि तू चल तू रह ले वहां पे, पता चला कि साहब वो तो ट्रेसपास करके बैठ गया, अब तो वो मेरी जमीन नहीं खाली कर रहा है और वहां बैठ के है ना, वो क्या बोलते हैं, खेती कर ली साहब ने, खेती कर ली, कोचिंग सेंटर खोल लिया या फिर कुछ भी कमर्शियल कर लिया। अब कुछ भी कमर्शियल कर रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है मेरी जगह पे, मेरी चीज पे जिसमें मेरा हक बनता था, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं जैसे ही मुझे पता चलेगा मैं उसके भी पैसे वसूलूंगी कि पहले तू तो निकलेगा निकलेगा, साथ में जो तूने मेरी प्रॉपर्टी का यूज किया है उसके भी तू भुगत। तो यहाँ पे जो क्या सिचुएशन क्या हो रही है, यहाँ पे जो असेसमेंट हो रहा है वो किसका हो रहा है, प्रॉफिट विथ इंटरेस्ट, टुगेदर विथ इंटरेस्ट, ये वर्ड यूज लिखा हुआ है ना इसमें, टुगेदर विथ इंटरेस्ट। तो यानी पूरी तरह से भुगतो, तूने मेरी चीज का नुकसान किया, तू भुगत अब, क्यों क्यों तूने मेरी मेरे राइट के इंफ्लुएंस, यानी मेरा ये हमारे बाय लॉ दे रखा है कि हमें वो प्रॉपर्टी होल्ड करनी है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या इंक्लूड नहीं होगा, इम्प्रूवमेंट मेड बाय हिम, ठीक है। कोई भी इम्प्रूवमेंट अगर वो करता है, जैसे लेट्स सपोज मैंने तो उसको दे दी थी, अब वो जो मैंने कमरा दिया था, ना उसमें पंखा था, ना उसमें कूलर था, ना कुछ था, दीवारें में सीलन आई पड़ी थी, छत ऐसा लग रहा था कि अभी गिर जाएगी, उस बेचारे ने मरम्मत करी उसकी, उसको रहने लायक जगह बनाया। तो अब जो उसने मेरी प्रॉपर्टी में अच्छी चीज की है ना, मैं उसका पैसा नहीं ले रही उससे कि भाई तूने इम्प्रूवमेंट किया है, चलो उसके लिए वाजिब है, क्योंकि वो मेरी प्रॉपर्टी में मेरी यूटिलिटी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, मेरी प्रॉपर्टी की यूटिलिटी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। समझो बात को, जो यूटिलिटी है मेरी प्रॉपर्टी की अगर कम हो रही है तो मैं पैसा लूंगी उससे मीन्स प्रॉफिट का, और अगर बढ़ रही है तो मेरा पैसा नहीं बनता है, सीधी सी कहानी है। समझ आया, क्लियर, क्योंकि मीन्स प्रॉफिट दुनिया भर में लोगों ने पढ़ रखा है बट आज तक लोगों को समझ ही नहीं आया था मीन्स प्रॉफिट होता क्या है। बताओ, किसी ने सीपीसी पहले पढ़ रखा था तो किसी को पता था मीन्स प्रॉफिट होता क्या है?
सच्ची बताना विजेता जी, आपने तो नहीं पता था, ये थ्योरी पता थी? नहीं ना? यही थ्योरी है, ये इसी पे ही टिका हुआ है, ठीक है? ये तो पता था कि भाई ये मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी पे भी है, ये तो पता था। अब क्लियर किया ना मैंने कि इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, प्रॉपर्टी दोनों है, नहीं, movable दोनों भी, प्रॉपर्टी का तो है, immovable भी। पर हाँ? मूवेबल और इमूवेबल दोनों प्रॉपर्टी का था, पर उसमें ये भी था कि रॉन्गफुल जो है मतलब सदोष जिसको बोलते हैं, नहीं सदोष कब्जा जो बोलता है। नहीं, पर वो जो wrongful possession है, आपको मेरी movable property, अब जैसे सब मैंने आपको कार वाला एग्जांपल दिया, तो कार किस में आ रही है? मूवेबल में तो आ रही है। तो बात समझो, यहाँ पे जो wrongful possession है, वो किस सेंस में आ रहा है? वो किसी भी प्रॉपर्टी में आ रहा है ना। कहानी तो यही है, समझो। यही तो गलती कर जाते हैं लोगों को, बस एक ही एग्जांपल पता था, ट्रेसपासर आया, ट्रेसपासर ने मेरी जमीन पे दिया, उससे मैंने पैसे वसूल लिए, मीन्स प्रॉफिट ले लिए। डिपेंडेंट होता है, ये सबको पता था। बट ये भी तो समझो कि मूवेबल प्रॉपर्टी भी है यहाँ पे, अगर उसको डायरेक्ट में क्लियरली लिखा ना, वो अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो डायरेक्ट में तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। क्लियर? तो अब चीज कहानी समझ आ रही है अपन को, मीन्स प्रॉफिट की। अब कोई एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है तो अपन रखेंगे, है ना? क्लियर हो गया? मेरे सबसे काफी है, वरना फिर परेशान हो जाओगे। और यहाँ पे एक और चीज अभी खत्म कर ही रही है, तो ये भी सुन लो कि जो टुगेदर विद इंटरेस्ट वाली जो सिचुएशन है ना, तो यहाँ पे जो हम इंटरेस्ट ले रहे हैं ना, उसको कैलकुलेट कहाँ से करेंगे? सेक्शन 34 में जो दे रखा है, ठीक है? उसी के हिसाब से कैलकुलेट होगा। हाँ, कोई कुछ कह रहा है? ठीक है, और लिंक करते हुए ऑर्डर 20, ठीक है, ये तो पता ही है। तो टुगेदर विद इंटरेस्ट वाली थ्योरी भी समझ आ गई, यानी हम पूरा प्रॉफिट ले रहे हैं टुगेदर विद इंटरेस्ट, ठीक है? चलो, काफी है आज के लिए, ठीक है? अब सेक्शन 2 ढंग से पढ़ लेना। हाँ, मैम 2 डाउट थे। क्या? 2 डाउट थे मैम। हाँ, बताओ। मैम एक तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव में आपने जो थर्ड पॉइंट बताया था, जैसे रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर है, तो उसका एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे बाबा रामदेव है, उनका जो एक एडवर्टाइजमेंट में एक साथ उनके आता है प्रणव नाम है, हाँ, तो वो उनका लीगल रिप्रेजेंटेटिव बन सकता है थर्ड वो वाले बन सकता है, वो अगर बाय विल बता दे या फिर जाते जाते कह दे कि ये जो एक चेला उस बना हुआ भी तो है ना उनका पार्टनर, तो उस सेंस में वो एलआर बन सकता है, बिल्कुल मतलब बन वो सकता बन है, सकता है, मतलब एक गुरु है, जैसे गुरु का जो चेला है वो बन सकता है। Okay. बन सकता है। और मैम दूसरी चीज ये थी कि जैसे मेंस प्रॉफिट है तो इसमें रॉन्गफुल पोजेशन है और ये सब चीजें हैं और फ्रॉड भी है एक तरह से, तो फिर इसको आईपीसी में क्यों नहीं पढ़ाते? नहीं, यही तो बात है, ये सीपीसी है ना, तो मैम सीपीसी ये में तो रॉन्गफुल पोजेशन ये और एक तरह से तुम ये समझो कि जो मीन्स प्रॉफिट है ना, ये एक तरह से पीनल लायबिलिटी है, जो कि एक तरह से अपने आप में यूनिक चीज है। सीपीसी को अगर आप सिविल लॉ में जा रहे हो, तो सिविल लॉ का उद्देश्य जो उसकी जूरिस्प्रूडेंस पे उठा के देखो, तो सिविल लॉ कहता है कि हम किसी को सजा नहीं दिलाएंगे। क्यों नहीं दिलाएंगे? क्योंकि ये समाज के प्रति अपराध नहीं है, ये तुम्हारे अकेले के प्रति है, इंडिविजुअल तुम आ रहे हो। अगर समाज आ जाता है तो हम कहते हैं, बट यहाँ पे हमने पीनल लायबिलिटी लगा दी, तो ये इसमें अपने आप में बड़ी चीज है। तो यानी सिविल लॉ की जूरिस्प्रूडेंस के हिसाब से समझोगे तो सिविल लॉ में इंडिविजुअल इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है, होल का नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे आप आईपीसी में नहीं लेके जा सकते हो। बट फिर भी देखो, सिविल लॉ हमारा पीनल लायबिलिटी भी इम्पोज करा ही रहा है ना, हमें मीन्स प्रॉफिट दिला रहा है, तो ये अपने आप में एक तरह से यूनिक चीज हो गई, मतलब इसलिए तो 2/12 है मीन्स प्रॉफिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ, मतलब इसमें मैम फर्क इतना सा है कि ये एक तरीके से आईपीसी है, लेकिन ये राइट इन पर्सनम दे रहा है। हाँ, ये रियलिटी में आईपीसी नहीं है, बट ये आईपीसी मान सकते हो, यानी हम पीनलाइज